नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार शर्मा आपका निष्कर्ष आगरा के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपके लिए हिंदी विषय का वर्णमाला जो पाठ है उसको लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपकी परीक्षा में इस वर्णमाला की बहुत ही महती भूमिका है, इसीलिए मैं अपने प्रयास के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के लिए इसको सरल रूप में उपस्थित करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे मेरे मित्र। आप देखिए थोड़ा यहाँ सबसे पहले वर्णन करता हूँ वर्णमाला का। स्टूडेंट, हिंदी की शुरुआत कुछ लोग कहा करते हैं कि हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से होती है, इसलिए मैं अपना पहला वीडियो लेकर के आया हूँ हिंदी वर्णमाला निष्कर्ष चैनल के माध्यम से। तो आपको जानना है कि वर्णमाला क्या है, तो मैं इन शब्दों में कहना चाहूँगा कि वर्णों की माला वर्णमाला है। वर्णों की माला वर्णमाला है। अब प्रश्न ये आता है कि वर्णों की माला को वर्णमाला कह सकते हैं आप लोग, लेकिन आखिर वर्ण क्या है? आपको वर्ण देखना है तो वर्ण के लिए जानेंगे हमारे विद्यार्थी। सबसे पहले मैं आपको ये संकेत करूंगा कि आखिर वर्ण क्या है। तो वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि है, छोटी से छोटी ध्वनि है। अब एक स्पष्टीकरण सामने आया है कि वर्ण का अर्थ ध्वनि है, लेकिन उसमें एक शर्त है मित्रों। शर्त क्या है कि वो ध्वनि अखंडित होनी चाहिए, अखंडित होनी चाहिए, जिसके टुकड़े भी नहीं हो सकते हैं और वो छोटी से भी छोटी हो। तो निष्कर्ष ये निकल करके आया है कि वर्ण ध्वनि है, और कैसी ध्वनि है? अखंडित, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हों। अब हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा आगे इसकर विचार करता हूं कि ध्वनि को इस माध्यम से जानना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ए ओ रे। अब ऐसा उच्चारण किया हमने ए ओ रे, इसका मतलब है ध्वनि छोटी है, ध्वनि छोटी है। थोड़ा सा क्रम को आगे जब बढ़ाया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे आ ई उ, इसका मतलब है कि ये स्थिति यहाँ पालन नहीं करती है, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लगता है बोलने में, इसमें समय ज़्यादा लगता है तथा देखा जाए तो इसके टुकड़े भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विद्यार्थियों को ये जानकारी है कि इन दोनों के मेल से ये बनता है, इसका मतलब है टुकड़े हो सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये स्थिति जो देख रहे हैं इसको वर्ण नहीं कहा जा सकता। अब दूसरी बात सामने आती है कि यहाँ पर बात करनी चाहिए क ख ग, मैं इतनी पर बात करूँगा आपसे, तो उच्चारण में बिल्कुल कम समय लग रहा है। ऐसा मैं मान सकूँगा कि उच्चारण में बिल्कुल कम समय लग रहा है, लेकिन एक और ध्वनि इसमें से आने लगी। जैसे मैंने कहा क ख ग, इसका मतलब है इसमें से एक ध्वनि और आगमन होती है, एक ध्वनि का आगमन होता है। अब ध्वनि का आगमन होता है तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ इसमें सम्मिलित होगी। अगर सम्मिलित होगी तो अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है तो टुकड़ा हो जाएगा। लिहाजा हम ये कहना चाहेंगे कि फिर जो स्थिति है इनकी, वर्ण तो ये भी नहीं है। अगर ये वर्ण नहीं है तो फिर हमें किस रीति का पालन करना चाहिए? हमको रीति का पालन करना चाहिए कि हमारी जो हिंदी जो लिखी जाती है उसकी लिपि क्या है मेरे विद्वान साथियों? उस लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि।
अब देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है, ऐसा हमारे सभी साथी जानते हैं। तो देवनागरी लिपि में केवल 2 टाइप के ही अक्षर बनते हैं, इतना आपको जानकारी में देना चाहूँगा। एक है खड़ी पाई वाले अक्षर, और एक रीति है वो तिरछी पाई वाले अक्षर हैं। खड़ी पाई वाले अक्षर और तिरछी पाई वाले। स्टूडेंट, एक जानकारी और प्राप्त करें आप लोग, आखिर वो खड़ी पाई क्या है? वो देखिए मैंने एक अक्षर बनाया है म, तो इस पर जो ये रेखा आप देख पा रहे हैं इसको खड़ी पाई कहना चाहिए। एक अक्षर बनाया मैंने ग, तो ये रेखा देख रहे हैं इसको खड़ी पाई कह सकते हैं। एक अक्षर बनाया मैंने ल, इसको खड़ी पाई कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्थिति है इसको पाई का नाम दिया गया है। तो खड़ी पाई वाले अक्षरों को आधा करने की जो रीति है वो ये है कि पीछे की पाई हटा दो तो ये इस रूप में आ जाएंगे विद्वान साथियों, ये इस रूप में आ जाएंगे। इनको आधा किया जा सकता है। अब मैं तिरछी पाई की बात करता हूं। जो तिरछी पाई वाले अक्षर हैं वो आप ऐसा समझिए जैसे ये है, ये है, ये है और ये है। चलो ऐसा मान लेना चाहिए। अब इनको आधा करने की रीति ऐसा तो है नहीं कि विद्वान साथियों आप इसको यहाँ से काट दें, ये तो कोई नीति नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐसा पूर्व से ज्ञात है कि इनके नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं जिसको हम हलंत कहते हैं, इसको हलंत कहते हैं। अब तो फिर इस निर्णय तक हम पहुंच सकते हैं कि यदि क, ख, ग, घ अगर इनके नीचे भी ऐसी रेखा खींचती जाए तो इसका होने वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा, और इसका होने वाला टुकड़ा यदि अलग हो जाएगा तो फिर इसको वर्ण कहा जा सकता है। तो विद्वान साथियों आप क्या समझ पाए कि अवस्था ये है, इनको वर्ण कहा जाना चाहिए, इनको वर्ण कहा जाना चाहिए। अब बात सामने आती है अक्षर की। अक्षर क्या है? तो अक्षर को आप थोड़ा सा जानें, अक्षर। लेकिन मैं ऐसा चाहूँगा, सबसे पहले आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि ये जो अक्षर है इस समय शब्द है, इस समय शब्द है। अगर ये शब्द है तो फिर हमें इसके विषय में जानना चाहिए, हमको इसके विषय में जानना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी के अंतर्गत शब्दों की जो निर्माण प्रक्रिया है वो 2, 3, 4 रीतियों से बनकर के तैयार होती है। जैसे समास के माध्यम से भी शब्द बनते हैं, संधि के माध्यम से शब्द बनते हैं, उपसर्गों के माध्यम से शब्द बनते हैं, प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं। कभी कभी हम लोग अपनी हिंदी में 2 शब्दों के मेल से भी शब्द का निर्माण किया करते हैं। अब हमें ये जानना चाहिए कि इसका जो स्थिति है इस शब्द की वो किसी के मेल से हुई है या अपने में ही पूर्ण है, क्योंकि हिंदी में कुछ अपने भी पूर्ण अर्थ वाले शब्द हुआ करते हैं। तो थोड़ा सा ये देखना है कि अक्षर की स्थिति क्या है। तो छात्रों मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि एक शब्द ये भी होता है और एक शब्द ये भी हो सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आप इसको परमिशन देंगे या आप इसको परमिशन देंगे या फिर अक्षर ही अपने में मूल है? चलो जैसा भी है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो क्षर वाला पार्ट है ये तो है इसका मूल, और ये जो आगे का एरिया देख रहे हैं ये है इसमें उपसर्ग। अब उपसर्गों के तो अर्थ हुआ करते हैं विद्वान साथियों। जब उपसर्गों के अर्थ हुआ करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ देखना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले क्षर के विषय में बात करूँगा। क्षर का मतलब है
जिसका क्षरण नहीं हो सके, क्षरण हो, ऐसा कहना चाहिए। जिसका क्षरण हो वो क्षर है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा विचार करेंगे आप लोग। ये उपसर्ग था अभी, अब उपसर्ग है तो इसका अर्थ जानिए। अ का अर्थ है नहीं, एक अर्थ बिना है, एक रहित है, एक अभाव है, एक कमी है। ये इस अ के अर्थ हैं विद्यार्थियों। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये अर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी नेगेटिव की फीलिंग करा रहे हैं। इसीलिए परिभाषा को परिवर्तित किया जा सकता है। अब परिभाषा को परिवर्तित किया जा सकता है तो फिर अक्षर का मतलब ये सामने आएगा, जिसका क्षरण नहीं हो सके, जिसका क्षरण नहीं हो सके वो अक्षर है। हालांकि संस्कृत में कथन आया है इसका छोटा सा। संस्कृत में हमारे विद्वान व्यक्तियों ने ऐसा लिख दिया है, न क्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं हो सकता है वो अक्षर होता है। अक्षरों का कभी भी नाश नहीं होगा, बस ये रूप बदलते रहते हैं, बस ये रूप बदलते रहते हैं, इनका नाश नहीं हो सकता है। तो अक्षर की जो दशा है वो फिर इसको परमिशन करनी चाहिए आपको। अक्षर की जो परमिशन है इसका निर्णय क्या हुआ, जिसका क्षरण नहीं हो सकता हो उसको अक्षर कहते हैं। अब क्षरण की स्थिति से आप परिचित हैं। क्षरण का मतलब क्या है, जिसका धीरे धीरे गिरावट आई इसमें। तो जैसे मैंने ऐसा नोट किया है, जैसे मैंने ये लिख दिया क ख ग, इन अक्षरों के अंदर ये रीति नहीं है कि इनका पतन धीरे धीरे हो। इनका पतन धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। इनका पतन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वन टाइम होगा विद्यार्थियों। अगर पूरे लिखे जाएंगे तो एक ही समय में, और अधूरे लिखे जाएंगे तो भी एक ही समय में लिखे जाएंगे। यदि आप इनको ऐसा लिखना चाहते हैं तो एक ही बार में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्लो गिरावट आए इनमें। इसलिए ये अक्षर है विद्यार्थियों, और अभी इनकी चर्चा कर रहे थे वो वर्ण हैं। अब मैं अंतर की बात करना चाहूँगा कि अंतर क्या है आखिर दोनों में। दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में। हालांकि कुछ विद्वानों ने आगे चल करके अक्षर को ही वर्ण कह दिया, वर्ण को ही अक्षर कह दिया, लेकिन फिर भी एक अंतर की बात करना चाहूँगा। जैसे हमारे पास एक शब्द है राम। अभी राम में किसी ने पूछा कि भाई इसमें अक्षर कितने हैं, अक्षर कितने हैं, तो देखिए रा प्लस म, अक्षरों की संख्या 2। अब किसी ने पूछा कि भाई वर्ण कितने हैं इसमें, तो कायदा से र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो वर्णों की संख्या 4। इसका मतलब है वर्ण और अक्षर कायदा से अलग अलग ही हुआ करते हैं। तो ये मेरा एक वर्णन जो वर्ण पर आपके बीच तक आया, एक अक्षर की दशा है। तो क्या विद्यार्थियों इसका आपने नोट किया है? अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाल करके और आगे के लिए बात करना चाहूँगा। तो ठीक है, आपने अगर इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटालना चाह रहा हूँ। थोड़ा देखेंगे अभी इससे आगे की प्रक्रिया क्या है। तो जहाँ तक है वहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी भाषा के शब्द शायद आपके लिए सार्थक हों। अभी एक कंडीशन बनती है ध्वनि की। ध्वनि क्या है? ध्वनि की बात करते हैं तो इन शब्दों में जान लीजिए, वर्ण के उच्चारण में आने वाली आवाज
ये ध्वनि है। अब विद्यार्थियों यहां से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है, देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यह प्रश्न बनता है, आपकी परीक्षा में कभी पूछा भी गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो अब यहां हमको एक रीति का पालन करना पड़ेगा स्टूडेंट। वो रीति क्या है? वो रीति ये है कि हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हम भाषा को कितने रूपों में प्रयोग करते हैं। प्रश्न ये सामने आता है, तो ऐसा लिखना चाहिए, हम लोग भाषा को प्रयोग करते हैं तो भाषा को प्रयोग 3 रीतियों में करते हैं। लिखित रूप में भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा, और तीसरे नंबर पर एक और रूप है जिसका नाम है सांकेतिक। हम भाषा को 3 रूपों में प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। लिखित के रूप में हम भाषा को प्रयोग करते हैं, उच्चारण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक जिसको कहता हूं, और संकेतों के रूप में। अब थोड़ा सा एक स्थिति पर और परिचय प्राप्त करेंगे कि हमारा लेखन की प्रक्रिया है काफ़ी अच्छी है, हमारे उच्चारण की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है, लेकिन जितनी प्रक्रियाएं वो अच्छी हैं उतनी प्रक्रिया संकेतों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकती है। क्यों? कि सारे सिस्टम के लिए संकेत बने ही नहीं हैं, सारे सिस्टम के लिए संकेत नहीं बने हैं। हिंदी भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए संपूर्ण रूप में संकेतों का मिलना थोड़ा सा असंभव है। इसलिए इसका प्रयोग तो कुछ स्थितियों में करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हम अपने दैनिक जीवन में भाषा को लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर कंडीशनल बात बनती है स्टूडेंट, अगर इस प्रश्न के लिए कंडीशनल बात बनती है तो वो बात ये है, थोड़ा ध्यान देना, कि लेखन के आधार पर अगर भाषा की इकाई के बारे में बात करते हैं तो वर्ण ही सबसे छोटी इकाई होगा, और यदि उच्चारण के आधार पर बात करते हैं उच्चारण के आधार पर जब हम बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई के रूप में ध्वनि को ही कहना चाहूँगा। अब ये तो कंडीशनल बात है स्टूडेंट। अगर सामान्यतः बात की जाए, ये कंडीशनल है, सामान्यतः अगर बात करते हैं कि सामान्यतः भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम लोग सामान्य बात करते हैं आपके बीच में। विद्यार्थियों, थोड़ा सा मुझे ऐसा बताने का संकेत करिए कि बोला पहले जाता है कि लिखा पहले जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको ऐसा ज्ञात है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक लिख नहीं सकते हैं, तो एक कंडीशन बनती है सामान्यतः भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन आएगी? ध्वनि। यह सबसे छोटी इकाई है। कभी कभी कहीं ऐसा वर्ण है, एक शब्द आपके बीच में आता हूं, स्वनिम। स्वनिम कहना चाहिए या स्वन कहना चाहिए? विद्यार्थियों,
ये भी एक इकाई है, इसका रूप भी यही है। एक बार हमारे ओठ जब खुलते हैं उसमें लगने वाला जो टाइम है वो टाइम ये है। तो स्वनिम अगर कहीं आपकी परीक्षा में पूछा गया है तो उत्तर यहीं से देना, स्वन के माध्यम से देना या फिर ध्वनि के माध्यम से देना। तथा कंडीशनल अगर प्रश्न किया है तो लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ये होगी और उच्चारण के माध्यम से ध्वनि को ही छोटी इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। चलो यहाँ से आगे मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ। स्टूडेंट आप थोड़ा जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द तो मैं तो ऐसा कहूँगा अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अब अक्षरों के शब्द की बात आई है तो जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, कलम लिख दिया या मैंने कमल लिख दिया, तो इसमें अक्षरों को जोड़ दिया गया है, शब्द का निर्माण हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि शब्द के प्रकार जो हैं वो कितने हैं। विद्यार्थियों, शब्द के प्रकार की जब बात सामने आती है तो एक ही चीज सामने आएगी। एक सार्थक प्रकार के शब्द होते हैं और एक निरर्थक प्रकार के शब्द होते हैं। अब सार्थक और निरर्थक को जानिए विद्यार्थियों। सार्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो जिसका कोई अर्थ हो, जैसे मैंने एक शब्द लिया अभी आपके बीच में, कमल, इसका कोई अर्थ होगा विद्यार्थियों। लेकिन यदि मैं ऐसा लिख दूं तो अक्षर तो इसमें भी जोड़े गए हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होगा। लिहाजा हम इस तथ्य को प्राप्त कर पाए हैं कि शब्द वास्तव में दो ही प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक निरर्थक शब्द होते हैं। अब थोड़ा सा मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि शब्द के अर्थ कितने होते हैं। शब्द के अर्थ की बात करता हूं विद्यार्थियों, शब्द के अर्थ कितने हैं, तो एक ही चीज सामने आएगी। शब्द के अर्थों को इस नाम से जानना चाहिए, असीमित। शब्दों के अर्थ असीमित होते हैं। जैसे मैंने अभी एक शब्द लिया था यहां कमल, और इस कमल पर मैं चर्चा करता हूं। विद्यार्थियों, कमल एक छात्र का नाम हो सकता है, एक छात्र का नाम हो सकता है, एक फूल का नाम हो सकता है, एक पब्लिकेशन का नाम हो सकता है, और एक स्वीट हाउस, थोड़ा नाम अंग्रेजी का हो गया है, स्वीट हाउस भी हो सकता है। तथा विद्यार्थियों, इतना ही काफी नहीं है, इससे और कई गुने ज्यादा इसके अर्थ हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ कितने होते हैं, असीमित। अब बात सामने ये आती है, थोड़ा ध्यान देना, जब शब्द के अर्थ को सीमित कर दिया जाए तो वह पद बन जाता है। विद्यार्थियों,
जब शब्द के अर्थ को सीमित कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? पद। अब ऐसा अगर मैं कह दूं कमल का फूल, तो कमल का फूल कहने से इतने सारे अर्थ तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आप इसको शब्द कह रहे थे, अब वो पद बन चुका है, अभी तक पद बन चुका है। और क्या आपने जो मेरा लिखा हुआ इस बोर्ड के माध्यम से आप देख रहे हैं वो इसका कहीं आपने कहीं नोट किया है? अगर नहीं नोट किया है तो कोई बात नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। सर थोड़ा जानकारी दें, कहाँ से बढ़ेगा? ठीक है साथियों, आज तक मैं इतना ही आपको देना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, थोड़ा साथ बनाए रखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।